सभी का। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा विधानसभा का 26 से 28 दिसंबर तक चलने वाला शीतकालीन सत्र हंगामेदार होगा। सत्र के शुरुआत वाले दिन से ही सदन में MBBS की बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा उठाया गया। साथ ही उम्मीद के मुताबिक सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का 3 दिन तक चलने वाले शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हुई। इस सत्र में इस बार 52 विधायकों ने 311 तारांकित और 22 विधायकों ने 171 अतारांकित सवाल दिए थे। ड्रॉ के जरिए 60 सवाल चुने गए हैं और इस बार एक भी काम उनको प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा 25 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और एक लघु अवधि प्रस्ताव विधायकों ने खींचा है। सत्ता पक्ष पहले से ही सरकार की उपलब्धियां गिनाने और विपक्षियों की काट के लिए पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए अलग अलग विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी से लेकर तमाम मुद्दों का सरकारी आंकड़ों समेत जवाब देने के लिए तैयारी की है। इस प्रकार डिप्टी सीएम जेडीपी विधायकों की बैठक लेकर सत्र को लेकर प्राथमिकताएं पहले से ही तय कर चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने भी अपने अपने हलके की समस्याओं और लंबे चल रही परियोजनाओं को लेकर सवाल किए हैं। सत्र की कार्रवाई के दौरान रादौर के विधायक ने वित्तीय रूप से कमजोर नगर समितियों को आर्थिक सहायता देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने समितियों को भरपूर फंड देने की घोषणा की थी, लेकिन वो भूल गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समितियों को जरूरत के हिसाब से पैसा जरूर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर समितियों को केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग द्वारा समय समय पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता रहा है। कि जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी करने वाले ऐसे जो जुड़े हुए लोग हैं, बाकायदा कानूनन जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी वो हमने सब चिन्हित कराई है और जो इलीगल ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी उनको हमने तोड़ा है। इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा हमारे प्रश्नकर्ता विधायक साथी से एक प्रश्न है, मैं प्रश्न का प्रश्न कर रहा हूं। इन्होंने आगे लिखा है कि मकानों के विध्वंस की कार्रवाई, अगर इसको ये विध्वंस की कार्रवाई मानते हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसको गलत मानते हैं। क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि हमने कार्रवाई जो की है ऐसे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई काम ठीक किया है और उसको ये विध्वंस कहते हैं? इसका मतलब पहले हमको ये पूछना पड़ेगा कि उधर है कि इधर है। सदन की कार्रवाई के दौरान वीर बाल दिवस के मौके पर गुरु गोविंद सिंह के वीर पुत्रों की शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को रखा। 3 दिवसीय सत्र की शुरुआत को देखकर यही कहा जा सकता है कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक रुख ही रखेंगे। जहां एक तरफ सीएम मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हुड्डा और चौटाला पूरी तैयारी के साथ दिख रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज से शुरू हो चुकी है। 3 दिवसीय ये सत्र रहने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा। बता दें आपको कि सदन की कार्यवाही में पहली बार विधायक बने भव्य विश्नोई ने हिस्सा लिया और इस दौरान विधानसभा की दर्शक रिगा में भव्य के पिता कुलदीप विश्नोई और माता रेणुका विश्नोई भी उनके साथ नजर आई हैं। तो विधानसभा सत्र का आज पहला दिन, 3 दिन तक ये सत्र चलने वाला है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले यहां पर शोक प्रस्ताव पढ़ा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कहा कि आज का दिन हम सबके लिए गौरव का दिन है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान स्वरूप आज का दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला भी लिया है।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। हम आपसे उनका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यशपाल बत्रा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। यशपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रजत पंजेटा इनेलो प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी और सबसे पहले यशपाल जी मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि आज जो सदन में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, क्योंकि लगातार सीएम मनोहर लाल ऐसे आरोप लगा रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या जो पंजाब के तर्ज पर हरियाणा में भी ड्रग्स जो पेडलर्स है उनका शिकंजा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीएम मनोहर लाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि विपक्ष तय कर ले कि वो सरकार के साथ है या फिर ड्रग्स पेडलरों के साथ है। जिस तरीके से ये तस्करी बढ़ रही है, जिस तरीके से प्रदेश के अंदर ऐसा चलना स्टार्ट हो चुका है, और उसके लिए सख्त कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सबको एक साथ मिलके प्रदेश के अंदर युवा जो हमारे युवा पीढ़ी जो उसके अंदर जा रही है उससे रोकने के लिए हमें ये कार्रवाई सख्त करनी पड़ेगी। चाहे उसके सामने कोई, जिस तरीके से आज अभय सिंह चौटाला जी ने भी वहां बयानबाजी करी, तो एक बड़ी निंदनीय एक बहस करी उन्होंने, और उसके लिए तो उनको प्रदेश हित के अंदर तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, ना कि उनकी निंदा करनी चाहिए थी कि बिल्डिंग क्यों तोड़ दी, मकान क्यों तोड़ रहे हैं। और वो दोषी जो नहीं होंगे, जो दोषी नहीं है या दोषी हैं, वो तो जो लीगल संगत चीजें हैं उसके अंदर अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे युवा जो इसके अंदर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए प्रदेश हित के अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर टीना करमवीर जी अभी आपने जवाब सुन लिया। उन्होंने कहा है कि जो वहां पे कार्रवाई हो रही है ऐसे लोगों के खिलाफ, तो आप लोगों की तरफ से प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तो सरकार का साथ देना चाहिए ना। यहाँ पे राजनीति अलग है और अगर शराब का मुद्दा उठा है और लोगों की जान जा रही है इसकी वजह से, तो ये बिल्कुल अलग है। लेकिन देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ आज का जो सत्र रहा वो कुल मिलाकर ठीक रहा। कल से सवाल जवाब शुरू होंगे। आज तो कुछ विषय पर ही क्वेश्चन आवर था आज तो, लेकिन कल से मुझे लगता है कि कल से ज्यादा बेहतरीन रूप से विपक्ष अपने मुद्दे उठा पाएगा। और जिस तरीके से बत्रा जी बहुत साफ गोई से निकल गई कहकर कि विपक्ष को ऐसा करना चाहिए, तो जनाब इनको बता दें कि सरकार में तो ये है, इनको नशे पर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक समय में आय में नंबर 1, निवेश में नंबर 1 हरियाणा था, आज वो क्यों पहुंच रहा है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उनके फैक्टर समझने पड़ेंगे। जिस तरीके से युवा बेरोजगारी बढ़ रही है युवाओं में, तो नशे की हालत की तरफ भी वो इस तरीके से जूझ रहे हैं। उनको निकालने के लिए, उनका निवारण करने के लिए इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनके पास इन्होंने कोई ऐसी टीम गठित नहीं की। अदरवाइज तो अगर ये शासन में है तो इनको सलाह नहीं है तो विपक्ष से भी ले सकते हैं, विपक्ष से भी सकते हैं कि कोई अगर इन्हें सलाह दे रहा है तो सलाह तो मान लेना चाहिए, कोई टीम गठित करनी चाहिए और उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, जबकि मनोहर लाल खट्टर जो कि बहुत अहंकारी सरकार है तो चाहती नहीं है कि किसी को सुना जाए, वो बस अपने अपने फैसले देती रहती है। तो वो जिस तरीके से आज में हो रहे थे, तो मैं यही सोच रही थी कि जिनको जनता ने सत्ता में बिठाया, जिनकी ताजपोशी की, आज वही व्यक्ति इतने एरोगेंसी से और इतने अहंकार से बात कर रहे हैं, तो आप विपक्ष को सुनना नहीं चाहते। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, इनकी राजनीति देखिए किस तरीके से दोगली है। हरियाणा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा आई, उन्होंने बिजली काट दी, कमाल की बात देखिए। और वहां पर कितनी घंटे तक बिजली नहीं रही। सड़कों पर अगर बात की जाए तो कह रहे नहीं, ये तो सड़कें भी बहुत अच्छी हैं। तो इनकी राजनीति से हम बिल्कुल भी कोई सरोकार नहीं, इनकी राजनीति द्रोह की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण अगर कोई आपके राज्य में आ रहा है, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे और फिर इस तरीके से बयानबाजी करते हैं कि नहीं विपक्ष हमारे साथ नहीं देता है, तो विपक्ष कैसे साथ देगा इन लोगों के साथ, कैसे रहेगा? क्योंकि सवाल अब इनसे लेकिन टीना जी जब सदन में बोला गया अवैध शराब को लेकर, वहां पर जहरीली शराब को लेकर जब मुद्दा उठा, तो आप लोग मतलब खुद ही तय नहीं कर पा रहे कि आपको सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक सूची भी पेश की गई थी कि 178 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया। तो फिर आप लोग वहां पर भी विरोध जता रहे हैं, ये कहां तक ठीक है? अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है या तमाम देशवासियों को भी लगेगा कि जो जहरीली शराब का मुद्दा है, अगर उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो वो बिल्कुल ठीक है।
देखिए, मुझे लगता है इस पर तो कल इसका जवाब दिया जाएगा, कल इस पर चर्चा होगी। आज जितने समय में जो काम हुआ वो हुआ है, लेकिन मैं अभी बत्रा जी जो कह रहे हैं कि जो आप कह रही है, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष जो है वो चुपचाप खामोशी से बैठा है। उनको भी पता है कि कब क्या करना है, और जिस तरीके से ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग बहुत, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से सरकार जो है, भाजपा जिसका सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उससे कोई भी जनता, कोई ऐसा वर्ग जो है वो खुश नहीं है। आप चाहे किसानों की आय को लेकर देख लीजिए कि किसानों फसलों को ठीक से इन्होंने दिया नहीं आय का, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि लगातार विपक्ष जो है उठा रहा है, लेकिन उस तरीके से सुनते ही नहीं है। लेकिन जो 10 विधेयक आपने बोला कि ना किसानों की सुनते हैं, ना युवाओं की सुनते हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन जब 10 विधेयक को दिया गया तो उसमें से 5 पहले दिन तो पारित किए गए ना, अभी 2 दिन बाकी है। आप लोग ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि सुनते ही नहीं है। और काम को लेकर आपने बोला कि लगातार कहीं ना कहीं आरोप का दौर शुरू हुआ है, तो आपको ये भी तो मानना चाहिए ना कि अगर 5 विधेयक पारित हुए हैं, अभी 2 दिन का और समय बाकी है, पूरे दिन हंगामा ना होकर अगर काम हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा जनता के लिए। देखिए, हम तो चाहते हैं काम हो, जनता के हित में फैसले हों, और हम लोग कब इनको हंगामा, हम लोग कब परेशान कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं जनता के हित में फैसले हों, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं इस तरीके से हो। लेकिन जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो शायद उनकी एक कहें कि उनकी मंशा नहीं है काम करने की। जी ठीक है रजत जी, आज जो शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, आप जो भी कार्यवाही वहां पर हुई है, आप उन कार्यवाही से कितने खुश हैं? देखिए सुरभि जी, पहले तो यहाँ 2-3 मुद्दे उठे हैं। कार्रवाई निश्चित तौर पे हमारे जो नेता हैं पार्टी के, उन्होंने बहुत गंभीर विषय उठाए। जहरीली शराब को लेकर जो सरकार ने आंकड़ा प्रस्तुत किया, सरकार ने 36 मौत का आंकड़ा प्रस्तुत किया, जबकि लोकसभा में जब ये प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न का नंबर भी मैं बता देता हूं, 458 नंबर था। यूपी से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा में चुने गए एमपी ने जब लोकसभा में प्रश्न उठाया, क्वेश्चन नंबर 458, 22 जुलाई को, तो जो सरकार ने वहां 2016 से 2022 तक उन्होंने कितनी मौतें हुई हैं, पूरे जब देश का आंकड़ा पूछा, तो जब हरियाणा का दिया गया तो 2016 में हरियाणा ने 170 मौतें बता रहा हूं मैं, 2017 में 135 मौत, 2018 में 162, 2019 में 0, 2020 में 10 और 2021 में 13 मौत, जो कि पूरा 489 बनता है। और सरकार यहाँ आज विधानसभा के पटल के ऊपर 36 का आंकड़ा दे रही है। तो अगर लोकसभा जो सबसे ज्यादा हमारी डेमोक्रेसी का हाईएस्ट वो है, अगर आप लोकसभा में, और एनसीआरबी के डेटा है, तो अगर आप या तो एनसीआरबी गलत है या लोकसभा में प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े गलत है, या आज जो है विधानसभा के पटल पे जिस भाजपा की सरकार ने जो 36 का आंकड़ा दिया, या वो गलत है। तो गुमराह कौन कर रहा है, पहले तो ये आपस में डिसाइड कर ले, क्योंकि अब हमारे आंकड़े नहीं है एनसीआरबी के या लोकसभा में दिए गए, जो भाजपा ने आंकड़े दिए, तो ये गलत आंकड़ों के लिए इनको क्षमा मांगनी चाहिए, पहली बात। तो दूसरा, इन्होंने नशे की बात उठाई, तो 2000 जब पिछली सरकार थी तो अभय सिंह चौटाला जी ही एक हमारी पार्टी के जो विधायक है, एक उन्होंने ही सबसे ज्यादा जब नशे के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई, विधानसभा में सबूत प्रस्तुत किए, लोगों की फोटोग्राफ गाड़ी के नंबर के साथ और भाजपा के नेताओं के साथ उनका साथ होना, जब वो उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई करना तो बड़ी दूर की बात है, ये हमने कमी निकाल रहे हैं। हमने क्या कहा, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर उस घर में उसके माँ बाप, उसकी बहन जो निर्दोष है, जिसके घर पर के ऊपर वो छत है, क्या एक मर्डर करेगा तो क्या वो सभी के सभी के आपको मर्डर के दोषी माने जाएंगे? कोई एक रेप करेगा तो क्या पूरे खानदान के ऊपर वही सेक्शन लगा दोगे आप? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब पता है क्या? हर एक इंडिविजुअल अलग है। यानी आप ये मानते हो कि आपका कानून आज की देश में पर्याप्त नहीं है, जो आपको उनके सीधा घरों पे बुलडोजर चलाने की नौबत आ गई कि उनके सजा कौन, उनके घर वाले क्यों भुगते हैं? अगर एक एचयूएफ की प्रॉपर्टी है, एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है, जिसमें उसके आज किसी का आप सर की छत घेर रहे हो, किसी का फ्लैट है, तो क्या पूरी फ्लैट की बिल्डिंग गिरा देंगे आप? आपके पास कानून, आपके पास पर्याप्त कानून से धाराएं हैं, उनको जेल में डालिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई कीजिए।
और कौन कह रहे हैं कि गलत का संरक्षण कर रहे हैं? कौन कह रहे हैं? आपने 2 मिनट नहीं लगाए ये बोलने में, बिना सोचे समझे कि हम निंदा करते हैं। रजत जी अभी आपने कंबाइंड प्रॉपर्टी, रजत जी एक मिनट, अभी आपने कंबाइंड प्रॉपर्टी का जिक्र किया, लेकिन जब ऐसे अपराधी 2 नंबर की कमाई से प्रॉपर्टी बनाते हैं उस वक्त उन्हीं के घर वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब प्रशासन का डंडा चलता है, प्रशासन का बुलडोजर चलता है, तो तब घर वाले सामने आकर बोलते हैं कि हम नहीं जानते, हमारे सिर से छत नहीं जानी चाहिए, या फिर तमाम तरह की चीजें होती है जो आप खुद भी बोल रही हैं। तो आपको नहीं लगता, यह सरकार को भी तो कहीं ना कहीं लगता ही है ना कि घर वाले इन सब बातों में वो कहीं ना कहीं सहमत होते हैं, उस टाइम तो वो बहुत फायदा उठा रहे होते हैं, और जब कार्रवाई की बात होती है तो फिर हम आरोपी नहीं है, हम मासूम है, हम विक्टिम है, ये सारी बातें तो गलत है ना यहाँ। क्योंकि आपको लगता है कि आप इस बात को मानते हैं कि अगर मान लीजिए घर में कोई 2 नंबर का काम कर रहा है और परिवार के बाकी लोगों को नहीं पता। सुरभि जी आप एक बात बताइए, किसी के पिता ने अपनी मेहनत से एक प्रॉपर्टी बनाई है, अगर उसकी औलाद गलत निकल आती है, उसको वो डिसऑन भी कर देता है, तो क्या आप उसका घर तोड़ देंगे जाके? अगर औलाद गलत निकल आई, प्रॉपर्टी बाप ने बनाई है, तो क्या एक बेटा गलत काम करने लग गया है तो क्या आपकी प्रॉपर्टी गिरा देंगे आप? अगर किसी ने अपनी अवैध कमाई से, गलत कमाई से कोई प्रॉपर्टी बनाई है, कार्रवाई कीजिए, कोई गैंगस्टर है कार्रवाई कीजिए, समझ में आता है। लेकिन अगर कोई किसी को बेदखल कर दे और प्रॉपर्टी उसने अपनी उसकी पहले की बनी हुई है, परिवार की सामूहिक है, एसटीएफ का मतलब पता है आपको? तो आप किसी का घर गिरा देंगे जैसे? ये कहां का लॉजिक है? आप समझ में नहीं आया मेरे को तो। और आप सरकार की पैरवी कर रही हैं यहाँ पे। सरकार की पैरवी वाली बात नहीं है रजत जी, यहाँ पे सरकार की पैरवी नहीं है। आप ये बताइए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि अगर ऐसे 2 नंबर की कमाई से कोई प्रॉपर्टी बनाएगा वो खुद के नाम से नहीं बनाता सर, आप इस बात को शायद समझते भी होंगे। अगर आपको याद अपनी बात ऊपर उठाते हैं तो वो एक बात अलग है। ठीक है, मैं सीधा अब चलती हूँ यशपाल जी के पास। यशपाल जी, अभी आपने दोनों ही कांग्रेस प्रवक्ता के भी जवाबों को सुना, सवालों को भी सुना, क्या कहना चाहेंगे? और अभी जो रजत जी कह रहे थे कि आप लोग जो सीधा कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई कितने हद तक ठीक है आपके हिसाब से, जो सरकार कार्रवाई करती है ऐसे मामलों में? सरकार बिल्कुल कार्रवाई ठीक कर रही है। अगर किसी को लगता है कि जैसे आज हमारे स्पीकर साहब ने चौटाला साहब से पूछा कि आपके पास कोई एविडेंस है ऐसे कि सरकार गलत कार्रवाई कर रही है, अगर कुछ ऐसे एविडेंस है तो हमें दीजिए आप, कोई गलत कार्रवाई हुई है तो। लेकिन कोई उन्होंने एविडेंस नहीं दिए, सिर्फ भाषण देना जरूर शुरू कर दिया उन्होंने, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है और गलत हो रहा है, लेकिन और एविडेंस के रूप में कुछ भी नहीं उन्होंने वहां पे दिया। और जो सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निष्पक्ष एक काम करते हैं, चाहे उनके लिए कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे इन लोगों का, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, लेकिन उनका निष्पक्ष काम होता है। उनके अंदर अगर कोई एविडेंस के तहत कोई काम हुआ है, जैसे अभी बात हो रही थी कि किसी ने कमाई कुछ करी और कहीं लगाई, चाहे उनके परिवार के सदस्य हैं, दोस्त सदस्य हैं, उनके एविडेंसों के अंदर वो सारी चीजें आ चुकी हैं, तो कार्रवाई होना निश्चिंत है। और ये प्रदेश हित के अंदर है और ये देश हित के अंदर है, इसमें राजनीति ना करी जाए। ये प्रदेश के हित के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सबको मिलकर। बत्रा साहब, एक सवाल और था, रजत जी का एक सवाल और था, अभी आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि जब 2014 में इस तरीके की चीजें आती थी तब आप लोग कार्रवाई नहीं करते थे, आज भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, फोटोज भी वायरल हुए थे, तमाम तरह के आरोप थे। 14 में किसकी सरकार थी? उनका सवाल था, 2014 को लेकर उन्होंने बात का जिक्र किया था। 14 में सरकार किसकी थी, आप मुझे ये बताएं। आपकी सरकार थी ना उस टाइम पर, तो बीजेपी की सरकार थी। 2014 में बत्रा साहब बीजेपी की सरकार बनी थी, उस टाइम पर जो बातों का जिक्र किया है यहां पर रजत साहब ने कि आप लोग ही कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ घूमते फिरते थे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करते थे। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या जो उनके आरोप हैं क्या वो वाकई में सही है? विपक्ष का काम है अपने झूठ को सच के तरीके से बोलना, ये इनका काम है। कौन सा ऐसा एविडेंस है जिनको इस तरीके से घूमते थे, या अगर कोई गलत है चाहे वो बीजेपी का है उसके खिलाफ कार्रवाई ना हुई हो, आप ऐसा एक एविडेंस दे दें तो मैं उसके लिए मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन हाँ, विपक्ष का काम है, क्योंकि इनेलो पार्टी आपने देखा होगा जब इनका समय था उस समय के अंदर ही ये सारे काम किए गए, गुंडा टैक्स, दूसरे टैक्स, इस तरीके के टैक्स लगाए जाते थे। और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जिस तरीके से काम हुआ उस समय के अंदर, आज इनका एक ही विधायक रह गया। जैसे अभी कह रहे थे हमारे एक विधायक थे, तो आज भी एक विधायक है, आने वाले समय में भी एक विधायक रहना है इनका, वो भी हो सकता है विधायक वो ना रहे। ठीक है बत्रा साहब, ठीक है बत्रा साहब, रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।
बोलिए बोलिए। देखिए सुरभि जी, पहले तो इन्होंने एविडेंस की बात करी, तो एविडेंस मैं इनको बता दूं कि डबवाली में गंगा गांव है एक विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां पे एक व्यक्ति के खिलाफ उसका घर तोड़ा गया, उसके खिलाफ एक एफआईआर भी नहीं है। गांव की पूरी पंचायत एसपी से जाके मिली, वहां के एसपी के संज्ञान में सारी बात लेके आए कि इस व्यक्ति के खिलाफ आज तक कोई एफआईआर भी नहीं है। पूरा पॉलिटिकली वेंडेटा रखते हुए उसका घर तोड़ा गया। ये बात बड़ी बड़ी करते हैं। हाल ही में अभी इनके मंत्री एक शराब तस्कर, ड्रग तस्कर को थाने से जाके छुड़ा के लेके आए हैं। और जो ये बात कर रहे हैं, मैं फतेहबाग की बात कर रहा हूं। विधानसभा के पिछले स्तर जब हुआ था, पिछले से पिछले साल, तब फतेहबाग का अभय सिंह चौटाला जी ने गाड़ी नंबर समेत, विधानसभा की कार्रवाई में है ये रिकॉर्डेड, गाड़ी नंबर, फोटोग्राफ समेत उन व्यक्तियों का और किनके साथ वो घूम रहे थे, उनकी पूरा का पूरा विधानसभा के पटल में बताया गया। अगर बत्रा जी की जानकारी में कोई कमी है तो उसका मैं यहां कुछ नहीं कर सकता। जानकारी दुरुस्त रखिए, आप अपने लेवल पे पता कराइए विधानसभा के अंदर ये बात कब हुई। पहली बात तो। दूसरी बात, यहां पे आप बात करके खुद आंकड़े यहां पे गलत देते हैं। और हमने यहां कब कहा हम किसी गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं? हम ये कहते हैं जो गलत है कार्रवाई केवल उसके खिलाफ करिए, जो गलत नहीं है या किसी की एचयूएफ की प्रॉपर्टी है जो पहले से बनी हुई है, या कोई अपने गलत बच्चे को बेदखल कर देता है, लेकिन उसका खामियाजा उसकी बहन, उसकी मां, उसका बाप, उसके घर के ऊपर से छत उजाड़ने का हक, बुलडोजर चलाने का हक कौन से कानून में दिया है आपको? आप पहले कोर्ट में जाइए, आप नोटिस दीजिए किसी को अरेस्ट करने से पहले। आप किसी को करते हो तो भी नोटिस देते हो। साहब समय थोड़ा कम है, अब बत्रा जी के पास चलते हैं, कुछ कहना चाह रहे। बत्रा जी बोलिए। देखिए, इनसे ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि इनको कैसे पता है उन एविडेंस जो इन्होंने दिए थे वो बिल्कुल ठीक थे? इसके लिए भी एक कानूनी चीजें हैं जो संवैधानिक रूप में हम बंधे हुए हैं। अगर उसके अंदर, उस संविधान के अंदर अगर कोई इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी के अंदर वो अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं पाए जाएंगे तो नहीं होगी। रही दूसरी बात कि जो लोग जो कोई सरगना है गिरोह के, उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर किसी ने गलत तरीके से कोई संपत्ति अर्जित कर ली और उनके परिवारों के नाम है और गलत तरीके से करके उन्होंने कमा लिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, ये म्युनिसिपल एक्ट के अंदर भी 261-63 के नोटिस होते हैं, चाहे वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किसी ने कर रखी है, अगर गलत तरीके से कोई काम कर रखा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है। तो आप लोग सपोर्ट क्यों करते हैं? एक। दूसरा, अगर गलत नहीं है आप अपने एविडेंस दीजिए। जैसे अभी आपने कहा गाड़ी समेत नंबर दिया होगा, विधानसभा के अंदर जरूर दिया होगा, लेकिन उसके अंदर इंक्वायरी हुई होगी, इंक्वायरी के अंदर कुछ नहीं पाया गया होगा तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए? ठीक है, ठीक है। निर्दोष के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए? मतलब आप कहते हैं कि जिन पर भी कार्रवाई हुई है वो कोई निर्दोष नहीं है। ठीक है, टीना जी कुछ कहना चाह रही। टीना जी बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जब कुलदीप बिश्नोई पे ईडी की जांच चल रही थी, जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए, आज उनका बेटा विधानसभा में बैठा हुआ। देखिए कितनी विडंबना है इस देश की, इस राज्य की, कि ये जो कह रहे हैं अभी ये बुलडोजर उनके यहाँ चलवा देंगे। तो जो जिन पे ईडी के छापे लग रहे थे उनको भेजते ना जेलों के अंदर, उनको तो भाजपा में शामिल करने के बाद आज विधानसभा में भेज दिया। आज तो दीर्घ उसमें सबसे आगे बैठे हुए थे कुलदीप बिश्नोई जी। तो ये जो चीजें हो रही हैं इस देश के अंदर, वही सब सोचने की जरूरत है। राजनीति इस तरीके से हो रही है। ये गरीब लोगों पर तो बुलडोजर चलवा देंगे, लेकिन इनके जो मंत्री हैं और इनके जो विधायक है वो किस तरीके से सत्ता लूट रहे हैं। और सत्र में अगर मैं तो उम्मीद की हूँ कि कल का जो विधानसभा सत्र हो वो बहुत ही अच्छा हो और उपचार जुटे जाए जनता के हित में। जी बिल्कुल। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है यशपाल बत्रा, आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ ही डॉक्टर टीना करमवीर और रजत पंजेटा, आप तीनों का हमारे साथ आज की बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।